हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है और कौन कौन से आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उन सब के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो आपका इसके अंदर टर्म आती है वो है आपका NIT। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या आती है? ये होता है आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब भी कोई भी अथॉरिटी है आपका, चाहे गवर्नमेंट की हो या फिर आपका प्राइवेट की भी अगर मैं बात करूं इवन, सो वो कोई भी जो उसका टेंडर होता है उसकी सबसे पहले क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा अक्सर, या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वहां पे आप देखोगे। सो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इसके बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह का ये जो है नोटिस होता है। यहाँ पे आपका जो है जो भी डिपार्टमेंट है जिसका वो टेंडर है उसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका उसका नेम रहता है, डिटेल यहाँ पे इसका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, कौन सी डेट में जो है आपका ये एडवर्टीजमेंट दिया गया है उसके बारे में, और बेसिक इसकी डिटेल रहेगी कि क्या ये आपका वर्क है, टोटल इसकी कॉस्ट कितने होने वाली है। जैसे यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 17.96 लाख है। आपका EMD, आपका अर्निएस्ट मनी जो डिपॉजिट करानी है वो 36,000 रुपए जमा करानी है। कितने टाइम में है, 60 डेज के अंदर आपका टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो डेट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इस तरह का जो है आपका टेंडर नोटिस जो होता है, इनवाइटिंग टेंडर, वो आपका प्रोसेस होता है। और ये आपका न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा अक्सर, और इसके बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर टेंडर का इनविटेशन दिया जाता है जिसको कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप कि आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर क्या होता है। इसके अंदर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका बिल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, बिल ऑफ क्वांटिटी भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर हमारा क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी, उसका रेट और टोटल फाइनल अमाउंट जो है उस प्रोजेक्ट का जो भी रहेगा वो सब मुझे किससे पता चलेगा, आपका बिल ऑफ क्वांटिटी से। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आपका टेंडर इनवाइट था उसके अंदर आपका 17.96 लाख जो है आपका क्या लिखा हुआ था, टोटल अमाउंट लिखा हुआ था जो भी टेंडर आपका है। लेकिन ये आपका 17.96 कैसे आएगा, ये हमें आपका बिल ऑफ क्वांटिटी से पता चलेगा कि इसके अंदर आपके कौन कौन से आइटम है और उन आइटम के क्या क्या रेट है। वो सब कुछ हमें किससे पता चलेगा, आपका बिल ऑफ क्वांटिटी से आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टेंडर फी। टेंडर फी बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी देने जाते हो तो उस पे आपको क्या होता है, एक फी जो है वहां पे सबमिट करनी होती है। सो सेम ऐसे होता है कि जब भी आप कोई भी टेंडर, जब आप ई टेंडर पोर्टल पे जो है आप जाके सबमिट करते हो तो उसकी एक नॉमिनल अमाउंट होता है, एक फी होता है, वो आपको जो है पे करनी होती है। और जो आपकी ये अमाउंट होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अमाउंट जो है आपका रिफंडेबल नहीं होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ टेंडर पोर्टल पे जाके। ये आपका एक टेंडर सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का जो है आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ई टेंडर सारा जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसमें आप यहाँ पे आओगे तो नीचे आपको कुछ टेंडर फी का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो आपका टेंडर फी का एक ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, टेंडर फी 11,800 रुपए जो है आपका इस पर्टिकुलर टेंडर की जो है यहाँ पे फी रहने वाली है। ठीक है, तो वो अलग अलग होती है डिपार्टमेंट वाइज। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, गेट का एग्जाम देते हो तो शायद उसकी 1500 रुपए के आसपास फीस है। वहीं अगर आप SSC का एग्जाम देते हो तो उसकी 200-300 रुपए के आसपास फीस होती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपका डिपार्टमेंट वाइज की उस डिपार्टमेंट की क्या चार्ज आपसे कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका 11,800 है इस पर्टिकुलर टेंडर के लिए। कोई टेंडर ऐसा भी होता है जिसकी फीस आपका 600 रुपए, 6,000 रुपए, 5,000 रुपए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है अलग अलग फीस आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद मेरा आपका यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका यहाँ पे टेंडर फी के बाद है आपका EMD। ये टर्म अक्सर आपने जो है अक्सर सुनी होगी EMD के बारे में। इसको बोलते हैं हम आपका अर्निएस्ट डिपॉजिट मनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आपका अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट। जब कोई भी टेंडर, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है जाके सबमिट करता है तो उसको एक कुछ फिक्स अमाउंट जो है आपका वहां पे सबमिट करना होता है, जमा करना होता है।
अभी टेंडर फी से ये बिल्कुल अलग होता है, टेंडर फी अलग होता है और जो आपका ईएमडी होता है वो आपका एक अलग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि ये आपका रिफंडेबल होता है। अगर आपको सपोज करो टेंडर अलॉट नहीं होता है तो जो भी उसमें टाइम पीरियड दिया होता है, मान लीजिए अगर 60 डेज दिया हुआ है, 90 डेज दिया हुआ है, तो उस टाइम पीरियड में आपका वो अमाउंट जो है रिफंड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 10 कॉन्ट्रैक्टर है, 10 कॉन्ट्रैक्टर ने किसी टेंडर को फिल किया, सबमिट किया, तो 10 के 10 कॉन्ट्रैक्टर को जो है आपका ईएमडी जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा। और ये अलग अलग वेरी करती है, ये भी डिपार्टमेंटल वाइज वेरी करती है। या तो इसमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट बोल दिया जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था एक टेंडर जिसका अमाउंट था आपका 17.69 लाख, तो उसमें ईएमडी जो दिया हुआ था वो आपका 36,000 रुपए दिया हुआ था। ठीक है, कितना दिया हुआ था आपका? 36,000 रुपए। इसके अलावा ये परसेंटेज बेसिस पे भी आपसे चार्ज कर सकते हैं कि टोटल जो आपकी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उसका 5%, उसका 3% या फिर उसका 10%, तो ये अलग अलग होता है। और ये आपको कब मिलती है? अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो और आपको टेंडर मिल जाता है, तो टेंडर कंप्लीट होने के बाद जब आप प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर दोगे उसके बाद आपको ये रिटर्न मिलती है। बेसिकली इसका जो मोटिव है गवर्नमेंट को ईएमडी लेने का, जो मोटिव है वो ये होता है कि ताकि फेक और जो जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट हो सके। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ईएमडी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई एक 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है और उस पे जो है आपका 5% के हिसाब से जो है उस पे मान लीजिए कि जो है यहाँ पे क्या लेनी है आपका जो उस पे 5% के हिसाब से यहाँ पे जो है ईएमडी यहाँ पे चार्ज करनी है, तो 5% के हिसाब से आपकी 50 लाख रुपए यहाँ पे क्या होगी? आपकी 50 लाख रुपए जो है आपकी यहाँ पे ईएमडी होगी। सो अगर ईएमडी का प्रोसेस नहीं होता है, अगर ईएमडी का कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? अलग अलग फर्म बना के मल्टीपल टेंडर जो है वहां पे मल्टीपल रेट में जो है इस टेंडर को सबमिट कर देगा। लेकिन जब क्या होता है कि जब ईएमडी की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्टर जो है मल्टीपल फर्म से नहीं कर पाएगा। वो कितनी फर्म आपका आखिर बना सकता है? ज्यादा करेगा 1 या 2 फर्म से वो जो है आपका ईएमडी सबमिट करके जो है टेंडर सबमिट कर सकता है। लेकिन अगर ईएमडी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर मल्टीपल फर्म से जो है आपका टेंडर को सबमिट कर सकता है। तो इसलिए ईएमडी का प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ताकि जो फेक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो फेक फर्म है, वो आपका जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ना ले सके। और इसके अलावा क्या होता है कि कुछ इससे बाद में भी टेंडर अलॉट होने के बाद में भी पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर फर्म जो है वो आपका जेन्युइन है या फिर फ्रॉड। अगर आप कोई भी फ्रॉड फर्म है या कोई फेक फर्म है, उस फेक फर्म से आप वहां पे टेंडर सबमिट कर देते हो और बहुत ही लोवेस्ट अमाउंट पे जो है आप टेंडर सबमिट कर देते हो, तो आपका वो टेंडर अलॉट हो भी जाता है। तो इन केस जब आप फ्रॉड हो तो वो काम तो कर नहीं पाओगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो ईएमडी है वो क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से जो टेंडरिंग का जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है ये आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका बर्डन कॉन्ट्रैक्टर पे काफी पड़ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है इसका काफी बेनिफिट है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्री बिड मीटिंग्स। ठीक है, प्री बिड मीटिंग्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि बिडिंग होने से पहले जो है कॉन्ट्रैक्टर्स, जो इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको बुलाया जाता है। कोई एक डेट फिक्स कर दी जाती है, मान लीजिए कि आप 15 जुलाई की जैसे कोई डेट फिक्स कर दी कि भाई 15 तारीख को आप आइए, कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे। कॉन्ट्रैक्टर पहले जो है आपका वेबसाइट से सारा टेक्निकल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बीओक्यू हुआ, आपका ड्राइंग्स है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद आके वहां पे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई वे अपने उस टेंडर के बारे में बताएंगे कि भाई अगर उनको अमाउंट की उसमें कोई रेट की प्रॉब्लम है या उसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज है, तो ये सारी चीजें जो है आपका डिस्कशन होता है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसका डिस्कशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हो सकता है कि उस टेंडर के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर जो एस्टिमेट है वो आपका एस्टिमेट जो है करेक्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा आपका कि ओवरऑल जब बाद में कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेगा तो उसको उसका नुकसान होगा। तो इससे पहले क्या होता है कि प्री बिडिंग मीटिंग्स होती हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टर आके अपने व्यूज रखते हैं और जो क्लाइंट होता है उसकी भी वहां पे टेक्निकल टीम डिस्कशन के लिए बैठते हैं। तो जो भी उसके अंदर फॉल्ट्स हैं, फेलियर्स हैं, वो सारे आपका टेंडरिंग जो फाइनल बिड का डेट है उससे पहले पहले रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है पोस्ट बिड मीटिंग होती है। ये क्या होता है कि जब टेंडर आपको अलॉट हो जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा और आगे का प्रोसेस कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे काम स्टार्ट करना है, आपकी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, वो सारी की सारी आपसे डिस्कस की जाएंगी। ठीक है ना, कि अब आपको काम अलॉट हो चुका है, अब इस काम को आप एग्जीक्यूट करिए, कैसे उसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें आपसे डिस्कशन करी जाएंगी। ठीक है, इसमें ज्यादातर किस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है? इसमें वही कॉन्ट्रैक्टर आता है जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो
आपका प्रोजेक्ट जो है अलॉट किया जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट होती है आपकी कवर इंफॉर्मेशन। कवर इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हम इस तरीके से समझेंगे कि क्या होता है कि टेंडर के अंदर अलग अलग होते हैं। कोई टेंडर 1 कवर आपका उसमें होता है, किसी के अंदर 2 होते हैं, किसी के अंदर 3 होते हैं, किसी के अंदर 4 होते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आपका कोई लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आपने क्या हुआ कि अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं। आपका कोई पर्सनल डाटा है, उसके लिए आपने एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है। कंपनी का आपके पास डाटा है तो उसके लिए आपने अलग फोल्डर बनाए हुए हैं। आपने आपके पास मूवी है, मूवी के अंदर भी हॉलीवुड मूवी का एक अलग फोल्डर है, और आपका जो एक बॉलीवुड की मूवी है उसका आपने अलग फोल्डर बना हुआ है। तो इस तरीके से आपने अपने डाटा को क्या किया, अलग अलग फोल्डर वाइज जो है डिफाइन किया हुआ है। तो फोल्डर को ही आप सेम समझ ले कि वो कवर है आपका। क्लियर कि आपके जैसे आपने 4 फोल्डर आपने जो है अपने लैपटॉप के अंदर बनाए हुए, तो आपके लैपटॉप में बोल सकते हैं कि 4 कवर के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ टेंडर के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल कवर के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन मांग ली जाती है। ठीक है, कंपनी की फाइनेंशियल भी, टेक्निकल बिड्स भी, प्लस जो उसके पास एसेट्स हैं, वो सारी चीजें एक ही कवर के अंदर मांग ली जाती है। या फिर क्या होता है कि अलग अलग डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई एक में आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दीजिए और दूसरे में जो है आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास कितने प्लांट्स हैं, मशीनरीज हैं, स्टाफ क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है। तो इस तरीके से अगर किसी टेंडर के अंदर अगर आपका 1 कवर इन्फॉर्मेशन है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही कवर के अंदर देनी है, एक ही फोल्डर में देनी है। और बाकी अगर आपके वहां पे एक से ज्यादा है तो फिर आपको अलग अलग देनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कवर। उसके बाद ये इसमें आपका क्या था, यहाँ पे लास्ट था। मैं चलता हूँ आपका जो ये मेरी वेबसाइट्स है आपकी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ई प्रोक्योरमेंट की जो है ई टेंडर जो है आपको सारे यहीं पे मिल जाएंगे। ये एक देखो टेंडर मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, टेंडर की आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। टेंडर किस टाइप का है, ओपन टाइप है। ओपन टाइप मतलब कि कोई भी आके उसको आपका यहाँ पे फिल कर सकता है। अगर आप और मैं भी चाहें तो भी, अगर हमारे पास फर्म है, हम रजिस्टर्ड है, तो भी हम इस टेंडर को यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ कवर्स, यहाँ पे 2 कवर यहाँ पे आपका दिए हुए हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद आपका नीचे की तरफ आओगे तो टेंडर फी यहाँ पे देखो आपका 11,800 रुपए आपको सबमिट करानी है। क्लियर। और यहाँ पे एनपीसीसी लिमिटेड, इसके फेवर में आपको यहाँ पे टेंडर फी आपकी जमा होगी। साथ ही साथ ईएमडी की डिटेल भी आपको यहाँ पे दिया। देखो 4 लाख रुपए जो है आपको यहाँ पे ईएमडी जो है वो आपको क्या कराना है, यहाँ पे जमा कराना। और ये जो टेंडर फी होती है नॉन रिफंडेबल होती है, और जो आपका ईएमडी होती है वो रिफंडेबल होती है। ठीक है, जो टेंडर फी होती है वो कभी आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल टेंडर की वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप टेंडर हो गया, लोकेशन यहाँ पे दी गई है, आपका कैटेगरी कौन सी है, सिविल वर्क है। इसके अलावा कितने दिन के अंदर आपकी बिड की वैलिडिटी कितने दिन है, आपका 90 डेज है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ पे पीरियड ऑफ वर्क भी यहाँ पे आपका मेंशन है कि 90 दिन के अंदर आपको ये काम खत्म कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी डेट की, किस डेट में आपका पब्लिश हुआ है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड किस डेट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लैरिफिकेशन आप कितने तारीख से स्टार्ट कर सकते हो, बिड कौन सी तारीख से आप सबमिट कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 16 जुलाई आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से सारी, ये आपका नोटिस है जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट टर्म जो डिस्कस की थी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। और यहाँ पे देखो इसके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे आपका बीओक्यू है। तो आप यहाँ से टेक्निकल डॉक्यूमेंट और बीओक्यू जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वेबसाइट पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे हर एक टेंडर की आपको जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और क्या क्या चीजें उसमें लगने वाली है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज होती हैं, जो भी आइटम यूज होते हैं, वो सभी हम लोगों ने आपका यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएंगे। इन नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।